है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है। यह वीडियो फिनेंशियल एनालिसिस के पार्ट का तीसरा वीडियो है, यानी थर्ड वीडियो, जिसमें मैं बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है और बैलेंस शीट का मतलब क्या है वो आप लोगों को डीपली समझाऊंगा। फर्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोग बैलेंस शीट क्यों करते हैं। एक कंपनी का बैलेंस शीट हम लोग इसलिए करते हैं कि कंपनी स्टार्टिंग से अभी तक कौन से पोजीशन में है, या कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी के पास कितना एसेट है, या कंपनी के ऊपर कितना लायबिलिटीज है, या फ्यूचर में आने वाले कंपनी के पॉसिबिलिटी क्या है, यानी कंपनी फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, क्योंकि ये बैलेंस शीट कंपनी के पूरे हेल्थ के बारे में हम लोगों को बताता है। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो के आखिर में कैसे बैलेंस शीट को इंटरप्रेट करे उसका एक बोनस टिप्स भी मैं आप लोगों को दूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा पीएल स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करे उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग पीएल स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझे हैं तो ये आप लोग बैलेंस शीट को समझ पाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम लोग जानते हैं बैलेंस शीट के अंदर जो जो पॉइंट होता है उसका मतलब क्या है और उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। बैलेंस शीट में दो पार्ट होता है, एक है एसेट, दूसरा है लायबिलिटी। एसेट कंपनी के बारे में हम लोगों को बताता है कंपनी के पास टोटल कितना एसेट है या कंपनी के पास टोटल कितना पूंजी है। और लायबिलिटी कंपनी के बारे में हम लोगों को यह बताता है कंपनी के ऊपर कितना डेट है या कितना ज्यादा बोझा है, यानी कंपनी के ऊपर कितना लायबिलिटीज है। तो कंपनी का एसेट कॉलम और लायबिलिटी कॉलम हमेशा सेम होता है, क्योंकि एक कंपनी के अंदर जितना एसेट होगा वो उतना ही लायबिलिटीज ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो बैलेंस शीट का ये भी मतलब है दोनों पोर्शन अच्छे से बैलेंस हो, यानी लायबिलिटी जितना है कंपनी के पास उतना ही एसेट हो और उससे ज्यादा या कम नहीं। अगर किसी भी बैलेंस शीट में आप ज्यादा या कम देखते हैं तो वो बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हुआ है या वो सही तरीके से बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस शीट के अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो होता है एसेट या लायबिलिटीज। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पहले कौन सा पॉइंट दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्यूपिड लिमिटेड का बैलेंस शीट लिया है। तो क्यूपिड लिमिटेड कंपनी ने पहले एसेट कॉलम को दिया है और बाद में लायबिलिटीज कॉलम को। और एसेट कॉलम के अंदर पहले आता है नॉन करंट एसेट। तो पहले हम लोग नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में जो डिफरेंस है उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए एक कंपनी बहुत ही बैड सिचुएशन में है और कंपनी को अभी पैसे की जरूरत है। तो कंपनी के अंदर जो जो एसेट है उस एसेट में कंपनी जिस एसेट को एक साल के अंदर बेच के कैश में ट्रांसफर कर सकता है तो उस एसेट को कंपनी करंट एसेट बोलेगा। और जिस एसेट को बेचने के बाद कैश में ट्रांसफर करने के लिए एक साल से ज्यादा टाइम लगेगा उस एसेट को कंपनी नॉन करंट एसेट बोल सकता है। तो सिंपली इसका ये मतलब है कंपनी अगर किसी भी एसेट को कैश में ट्रांसफर करना चाहे तो जो एसेट एक साल के अंदर कैश में ट्रांसफर होगा उसे कंपनी करंट एसेट बोलेगा, और जिस एसेट को कैश में ट्रांसफर करने के लिए एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा उसे कंपनी नॉन करंट एसेट बोलेगा। तो नॉन करंट एसेट के अंदर पहले आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो कंपनी के पास जो जो प्रॉपर्टी है, प्लांट यानी कंपनी के पास जो जो कारखाना है, एंड कंपनी के पास जो जो मशीनरी है उसे कंपनी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर रजिस्टर करता है। तो कंपनी के पास टोटल जो प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट है जो नॉन करंट एसेट है वो है 2077.95 लाख। उसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। मान लीजिए एक कंपनी ने किसी वेंडर को कुछ पैसा एडवांस दिया है कि वो कंपनी के लिए एक मोबाइल ऐप बना के दे। तो अभी वो मोबाइल ऐप कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके ऊपर काम चल रहा है और कंपनी ने कुछ पैसा एडवांस भी दिया है। तो उस पैसे को कंपनी वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल बोल सकता है। तो वो जो वर्क इन प्रोग्रेस का कैपिटल उसने एडवांस दिया था उस अमाउंट को कंपनी यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि वो मोबाइल ऐप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, या कंपनी ने कोई मशीनरी के लिए एडवांस दिया है कि कोई मशीनरी कंपनी में इंस्टॉल किया जाए, तो वो मशीनरी अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, और जो पैसा एडवांस दिया है कंपनी ने उस अमाउंट को कंपनी यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर कंपनी रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट। देखिए जिस एसेट को हम लोग टच कर सकते हैं वो है टेंजिबल एसेट, और जिस एसेट को हम लोग टच नहीं कर सकते वो है इंटेंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास एक मशीनरी है
उसे हम लोग टच कर सकते हैं, तो वो हो जाता है कंपनी का टेंजिबल एसेट। लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब टेंजिबल एसेट के अंदर आता है। मगर कंपनी के पास कोई सॉफ्टवेयर है, कंपनी के पास कोई पेटेंट है, कंपनी के पास कोई लोगो है, ये सब कंपनी के इंटेंजिबल एसेट के अंदर आ जाता है। यानी कंपनी के पास जो गुडविल भी है वो भी कंपनी के इंटेंजिबल एसेट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है, ब्रीफली आप लोग अगर समझना चाहते हैं तो नोट्स में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स में समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, या आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, या आप लोग गूगल सर्च कीजिए। तो किसी भी तरीके से अगर आप लोग मुझ तक पहुंचना चाहते हैं और आंसर ढूंढना चाहते हैं तो जरूर आप लोग पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है फिनेंशियल नॉन करंट एसेट। तो फिनेंशियल नॉन करंट एसेट के अंदर क्या आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे भी पैसा रखा है तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। और उसके बाद है अदर फिनेंशियल एसेट, यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से अलग अगर कंपनी ने किसी और प्रोजेक्ट में पैसा लगा के रखा है तो वो अदर फिनेंशियल एसेट हो जाता है। तो अदर फिनेंशियल एसेट में क्या क्या आता है आप नोट्स नंबर 4 में जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है अदर नॉन करंट एसेट। तो अदर नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है आप नोट नंबर 5 में जाके देख सकते हैं। जो जो नॉन करंट एसेट वहां पे दिया हुआ है आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो वो नॉन करंट एसेट कुछ भी हो सकता है, तो वो कंपनी उसका इंफॉर्मेशन रखता है और वो इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को जानने के लिए यहाँ पे नोट्स में कंपनी देता है। तो ऊपर का जो पॉइंट्स है उसे टोटल मिला के हो जाता है कंपनी का 2125.50 लैक्स। ये जो अमाउंट है कंपनी ने लैक्स में दिया है, तो यहाँ पे हो जाता है 2125.50 लैक्स। तो अभी चले आते हैं करंट एसेट पे। तो कंपनी के पास करंट एसेट क्या क्या है? पहला तो है इन्वेंटोरीज। तो इन्वेंटोरीज का मतलब आप लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उसे बता दूं, कंपनी के पास अगर कोई स्टॉक है तो उसे कंपनी इन्वेंटोरीज कहता है। उस स्टॉक के अंदर कंपनी का रॉ मटेरियल्स हो सकता है, कंपनी का फ्यूल हो सकता है, और कंपनी का जो फिनिश गुड्स है वो भी हो सकता है, या ट्रांसिट में जो स्टॉक है अभी वो भी हो सकता है। तो इन्वेंटोरी सबको मिला के यहाँ पे दिखाया जाता है। फिनेंशियल करंट एसेट। यहाँ पे फिनेंशियल करंट एसेट का सिंपली मतलब ये है कंपनी जिस जिस एसेट के थ्रू डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट कर सकता है उस एसेट को कंपनी फिनेंशियल करंट एसेट बोल रहा है। यानी जिस जिस एसेट के थ्रू कंपनी को डायरेक्ट कैश मिलेगा। तो यहाँ पे पहला आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कंपनी जिस जिस वेंडर के पास कंपनी का पैसा पड़ा हुआ है, यानी कंपनी ने कुछ माल भेजा था और उस वेंडर ने पे नहीं किया मगर पे करने वाला है, तो वो होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो कंपनी को ट्रेड रिसीवेबल से यानी उस बिल से कंपनी को डायरेक्ट कैश मिलेगा, तो इसलिए वो करंट एसेट यानी करंट फिनेंशियल एसेट के अंदर आ गया है। नेक्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी ने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है जो 1 साल के अंदर उसका मैच्योरिटी हो जाएगा तो वो करंट इन्वेस्टमेंट होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मान लीजिए कंपनी के पास कुछ चेक्स है, यानी बैंक का चेक्स है या डिमांड ड्राफ्ट है, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है बैंक बैलेंसेस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कंपनी के बैंक में जितना बैलेंस है, यानी कंपनी के पास जितना बैंक बैलेंस है वही है यहाँ पे बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है अदर फिनेंशियल एसेट। तो अदर फिनेंशियल एसेट में क्या क्या है जानने के लिए आप लोगों को नोट्स नंबर 11 में जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट है अदर करंट एसेट। तो अदर करंट एसेट में क्या क्या दिया हुआ है कंपनी ने, तो उसे जानने के लिए आपको नोट्स नंबर 12 में जाना पड़ेगा। तो ये टर्म्स बहुत ही सिंपल है। अगर आप कहीं पे भी अटक जाते हैं तो सिंपली आप नीचे कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो कंपनी में जो टोटल करंट एसेट है वो है 7168.97 लैक्स। तो टोटल करंट और नॉन करंट एसेट मिला के कंपनी के अंदर हो जाता है 9294.47 लैक्स। तो कंपनी का टोटल कितना एसेट है? 9294.47 लैक्स कंपनी के पास करंट और नॉन करंट एसेट मिला के टोटल बैलेंस है। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंपनी के लायबिलिटीज पार्ट में, यानी कंपनी का जो जो लायबिलिटीज है, यानी कंपनी के ऊपर जो जो बोझा है। तो यहाँ पे लायबिलिटी सेक्शन में 3 पार्ट आ जाता है। एक तो हो जाता है इक्विटी, दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज और तीसरा है करंट लायबिलिटीज। तो अभी हम लोग ब्रीफली समझेंगे इस तीनों पॉइंट को। तो लायबिलिटीज पार्ट में जो फर्स्ट आता है वो है इक्विटी। तो इक्विटी क्या है? इक्विटी कुछ नहीं, सिंपली शेयर होल्डर्स का फंड है, यानी शेयर होल्डर्स का कितना फंड कंपनी के अंदर अभी तक है उसे इक्विटी में दिखाया जाता है।
तो यहाँ पे दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करता है तो उसका एक फेस वैल्यू होता है, तो उस फेस वैल्यू या पर वैल्यू जो होता है तो उसके हिसाब से कंपनी ने जितना भी शेयर इशू किया है, मान लीजिए क्यूपिड लिमिटेड का पार वैल्यू है 10 रुपीज और क्यूपिड लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू किया था, तो 10 into 1 इज इक्वल टू 10 लाख। तो यहाँ पे हो जाएगा कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। मगर कंपनी जब कोई शेयर इशू करता है तो वो अपने पार वैल्यू पे इशू नहीं करता है। मान लीजिए एक कंपनी का अगर पार वैल्यू है 10 रुपीज तो उसके ऊपर वो प्रीमियम चार्ज करके शेयर इशू करता है, यानी कंपनी का पार वैल्यू अगर 10 रुपीज है, कंपनी 15 रुपीज में शेयर लिस्ट करता है, यानी कंपनी का शेयर हम लोग खरीद सकते हैं 15 रुपीज में। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज है इसे हम लोग प्रीमियम कहेंगे। तो इस प्रीमियम को कंपनी नीचे दिखाएगा अदर्स इक्विटी में। तो अदर्स इक्विटी में जो 1 लाख इंटू 5 यानी 5 लाख वो कंपनी नीचे दिखाएगा। इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से डिविडेंड डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट रह जाता है वो अदर्स इक्विटी में आके प्लस हो जाता है, यानी वो भी शेयर होल्डर्स के वैल्यू में आके प्लस हो जाता है। तो इक्विटी सेक्शन में पहला जो है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कंपनी के पार वैल्यू के हिसाब से कंपनी ने जितना शेयर्स इशू किया था वो जो अमाउंट है वो यहाँ पे दिखाया गया है, जो है 1333.80 लाख। और उसके बाद अदर्स इक्विटी में दिया गया है कंपनी ने वो शेयर्स प्रीमियम में इशू किया था, तो वो प्रीमियम वैल्यू और कंपनी ने अभी तक जो प्रॉफिट किया था उस प्रॉफिट का अमाउंट जो टोटल मिला के हो जाता है 6259.72 लाख। आपको मैंने पहले भी ऊपर बता चुका हूं कि बैलेंस शीट का मतलब यह है कंपनी शुरू से अभी तक कंपनी का जो हेल्थ है, एक कंपनी का बैलेंस शीट कंपनी के उस हेल्थ को बताता है, जबकि पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 1 साल का ही आप लोगों को कंपनी का जो ट्रांजैक्शन है वो बताता है, मगर एक बैलेंस शीट कंपनी के शुरू से अभी तक का हेल्थ बताता है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इक्विटी इज अ लायबिलिटी फॉर अ कंपनी, यानी इक्विटी क्यों एक कंपनी के लिए लायबिलिटी है। तो देखिए, कंपनी जब पहली बार स्टार्ट हुआ था तो कंपनी का कोई भी बैलेंस नहीं था, तो कंपनी के एग्जिस्टेंस से पहले कंपनी का कोई बैलेंस होता है? नहीं होता है। तो एक इन्वेस्टर या जो फाउंडर है वो अपने खुद के पैसे से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है और कंपनी को डुएबल करता है। तो यानी कि वो जो फाउंडर है वो कंपनी का फर्स्ट इन्वेस्टर होता है। तो कंपनी जब एस्टेब्लिश्ड हो जाता है और वो अर्निंग करने लगता है तो कंपनी का यह फर्ज बनता है कि वो इन्वेस्टर का पैसा और प्रॉफिट अलग से रख दे। तो यहाँ पे इक्विटी में वही हिसाब रखा हुआ है कि इक्विटी में जो जो बैलेंस है वो एक इन्वेस्टर का है, कंपनी का इसके ऊपर कोई हाथ नहीं है। तो कंपनी इस पैसे से चाहे तो कंपनी को ग्रो कर सकता है, या कंपनी का जो भी डेट वगैरह है वो उसको पे ऑफ कर सकता है, या अगर कंपनी बंद करना चाहे तो इस पैसे को इन्वेस्टर को रिटर्न करना पड़ेगा कंपनी को, यानी कंपनी में जो जो मैनेजमेंट है उन लोगों को कंपनी के इन्वेस्टर को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा इस पैसे से कुछ भी और नहीं हो सकता है। अगर कुछ भी होता है तो वो मैनिपुलेशन ही है, यानी वो एथिक्स के खिलाफ है या जो रूल्स है रूल्स के खिलाफ है। तो नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज सेम नॉन करंट एसेट की तरह ही है। तो जो जो लायबिलिटीज हम लोगों को 1 साल के बाद पे करना है, यानी कंपनी को 1 साल के बाद पे करना है, तो वो लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाता है। और जो जो पेमेंट कंपनी को 1 साल के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा तो वो करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाता है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर यहाँ पे क्या क्या है? तो फर्स्ट है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तो मैंने पीएल में आप लोगों को समझाया है कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है। अगर आप लोगों ने पीएल बैलेंस शीट को कैसे इंटरप्रेट करे या कैसे पढ़े उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद अगर इस बैलेंस शीट के वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोग और भी बेटर समझ पाएंगे बैलेंस शीट को। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या है? मान लीजिए कंपनी को पिछले साल या उससे पहले जो टैक्स पे करना था कंपनी ने उससे कम पे किया है, तो कंपनी को फ्यूचर में जाके उस ड्यू अमाउंट को पे करना पड़ेगा। वही ड्यू अमाउंट डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के अंदर आता है, यानी कंपनी ने पहले कम पे किया था जो कंपनी को पे करना चाहिए था, और जो ड्यू अमाउंट रह गया है कंपनी का, यानी जितना अमाउंट कंपनी ने कम पे किया था पिछले साल या उससे पहले, उस अमाउंट को कंपनी को फ्यूचर में जाके पे करना पड़ेगा। वही है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। नेक्स्ट है प्रोविजन। प्रोविजन यानी कंपनी को फ्यूचर में कोई लॉसेस वगैरह होगा या फ्यूचर में कोई खर्चा आएगा, ऐसा कंपनी को पहले से ही लगता है,
इसलिए कंपनी पहले से उस पैसे को साइड करके रख देता है या उसे एक लायबिलिटीज के अंदर दिखा देता है। तो वही होता है प्रोविजन, यानी कंपनी का जो फ्यूचर कोई खर्चा है उसे कंपनी प्रेजेंट में दिखा रहा है, ऐसे किसी भी बैलेंस को हम लोग प्रोविजन कहेंगे। तो यहाँ पे प्रोविजन के अंदर वो आ जाएगा। तो टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज कितना होता है कंपनी का? 208.99 लाख। उसके बाद आ जाता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब आप लोग जानते हैं, एक साल के अंदर कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, ऐसा लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज कहते हैं हम लोग। फर्स्ट है फिनेंशियल लायबिलिटीज। यहाँ पे फिनेंशियल लायबिलिटीज का मतलब ये है कंपनी को जिसके अगेंस्ट में कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है करंट बोरोइंग। करंट बोरोइंग आप लोग समझ रहे हैं, कंपनी ने उधार लिया है कहीं से या बैंक से कोई लोन लिया है जो एक साल के अंदर कंपनी को पे करना पड़ेगा, उसे करंट बोरोइंग में कंपनी रख देता है। नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल्स, यानी कंपनी कहीं से भी रॉ मटेरियल्स या कुछ भी खरीदा है तो वो है ट्रेड पेएबल, यानी उस वेंडर को कंपनी को पे करना पड़ेगा। यानी कंपनी ने कहीं से कोई माल खरीदा है, उस बंदे को कंपनी को पे करना पड़ेगा, तो वो ट्रेड पेएबल्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो ऊपर जो जो लायबिलिटीज बताया गया है उसके अलावा अगर कुछ भी है वो है अदर्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो वो क्या है वो नोट्स नंबर 19 पे ब्रीफली कंपनी ने समझाया है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स लायबिलिटीज, यानी इस साल कंपनी का जो इनकम टैक्स लायबिलिटीज है वो नोट नंबर 20 पे कंपनी ने दिया है। तो यहाँ पे टोटल मिला के हो जाता है 1491.96 लाख। तो करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी को मिला के कंपनी का टोटल लायबिलिटीज हो जाता है 9294.47। मैंने वीडियो के पहले ही आपको बताया है कि बैलेंस शीट का मतलब है दोनों तरह बैलेंस होना, यानी एसेट कॉलम और लायबिलिटीज कॉलम सेम सेम होना, उसे ही हम लोग अच्छा बैलेंस शीट कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल लायबिलिटीज है 9294.47 और जो एसेट है टोटल वो है 9294.47, यानी ऊपर जो बैलेंस है वो ही नीचे बैलेंस है। तो ये बैलेंस शीट एक परफेक्ट बैलेंस शीट है। तो आप लोग चाहे तो इस अमाउंट को जोड़ के भी देख सकते हैं। क्यूपिड लिमिटेड का बीएससी से आप लोग डेटा निकालिए 2019 का या किसी भी साल का, और ये सब अमाउंट आप लोग खुद ही इंटरप्रेट कीजिए, तभी आप लोग और भी बेटर समझ पाएंगे। और नोट्स को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि नोट्स में बहुत सारा ऐसा चीज दिया हुआ है जो यहाँ पे दिया नहीं गया है। बहुत ही डीपली कंपनी ने समझाया है नोट्स में जो जो पॉइंट दिया हुआ है। अभी टाइम है उस बोनस टिप्स का। तो एक बैलेंस शीट को हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए? तो बैलेंस शीट को जब भी हम लोग देखें तो 4-5 ऐसा पॉइंट है जो हम लोगों को बैलेंस शीट में जरूर देखना चाहिए। अगर हम लोग एसेट कॉलम में आए तो पहले तो हम लोगों को देखना चाहिए कंपनी के पास जो इन्वेंटरीज है वो इन्वेंटरीज हर साल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं। अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो एक रॉन्ग सिग्नल है। सेकंड, कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो भी अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो कंपनी कैश ज्यादा रिसीव नहीं कर पा रहा है, कंपनी का उधार बढ़ रहा है ज्यादा, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है। क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए, एम्प्लॉय का सैलरी वगैरह देने के लिए, डिविडेंड प्रोवाइड करवाने के लिए, जो इन्वेस्टरों का डिविडेंड होता है उसे देने के लिए भी कंपनी को कैश चाहिए। तो अगर कंपनी ज्यादा रिसीवेबल बढ़ाएगा तो कंपनी के पास कैश नहीं रहेगा ज्यादा, और कंपनी को ज्यादा लोन लेना पड़ेगा या कंपनी को ज्यादा शेयर्स इशू करना पड़ेगा, और दोनों सिचुएशन एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट है कंपनी का जो करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, करंट बैंक बैलेंस है, ये तीनों अगर ईयर ऑन ईयर बढ़ता है या सफिशिएंटली करंट लायबिलिटीज को कवर करता है तो वो कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल है, नहीं तो वो एक बुरा सिग्नल है। क्योंकि अगर कंपनी का करंट एसेट करंट लायबिलिटीज को मीट नहीं कर पाएगा तो कंपनी डिफॉल्टर भी हो सकता है, यानी बैंक का रिपेमेंट वो डिफॉल्ट भी कर सकता है, तो कंपनी का रेटिंग भी गिर सकता है, और कंपनी को फर्दर फ्यूचर में अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या कंपनी के किसी भी जरूरत के लिए बोरो करना पड़ता है बैंक से कोई पैसा, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट के थ्रू लेना पड़ेगा, और जो कंपनी के लिए एक एक्सपेंसेस है। तो नेक्स्ट आप लोग देखिएगा बैलेंस शीट के एसेट कॉलम में जो कैश का पोर्शन है वो अच्छे तरीके से बढ़े। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लायबिलिटी सेक्शन में। अगर लायबिलिटी सेक्शन में आप इक्विटी में देखें तो ईयर ऑन ईयर अगर इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू बढ़ रहा है तो वो एक रॉन्ग सिग्नल है, क्योंकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा अपना शेयर्स इशू करके कंपनी में जो पैसा है वो ला रहा है, जो एक अच्छा सिग्नल नहीं है। मगर एक कंपनी को बड़ा करने के लिए कंपनी को शेयर्स इशू करना पड़ता है। अगर वो शेयर्स एक लिमिटेशन में इशू हो रहा है तो वो ठीक है, अगर कंपनी एक्सपेंड कर रहा है ज्यादा से ज्यादा मार्केट में तो कंपनी के लिए वो शेयर्स इशू ठीक है, नहीं तो वो गलत है।
तो सेम सिचुएशन कंपनी के बोरोइंग में भी आता है। अगर कंपनी एक्सपेंशन के लिए या कंपनी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कंपनी बोरो कर रहा है तो वो बोरोइंग ठीक है, तब तक ठीक है जब तक कंपनी का करंट एसेट कंपनी के करंट बोरोइंग को कवर कर देगा। अगर उससे एक्सेस हो जाता है तो वो कंपनी के लिए घातक साबित हो सकता है या कंपनी के लिए वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है। तो आप लोग इस टाइप के कुछ पॉइंट्स को जरूर चेक कीजिएगा। और फाइनली किसी भी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने के टाइम आप लोग जरूर चेक कीजिए कंपनी डिफॉल्टर है कि नहीं, क्योंकि अगर कंपनी डिफॉल्टर है तो कंपनी को फ्यूचर बोरोइंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा और कंपनी बहुत ज्यादा दिक्कत में हो सकता है, पहले से ही है या प्रेजेंट सिचुएशन में ही है। तो एक बैलेंस शीट को इंटरप्रेट जरूर अच्छे तरीके से कीजिएगा। एक कंपनी के बैलेंस शीट, पीएल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्टली कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है वो अदर्स इक्विटी शेयर कैपिटल में आके प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है पीएल स्टेटमेंट के साथ डायरेक्टली बैलेंस शीट का एक कनेक्शन होता है और बैलेंस शीट और पीएल स्टेटमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ होता है। तो पीएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये तीनों अगर परफेक्ट होगा तो ही बैलेंस शीट मिलेगा। अगर ये तीनों में से किसी भी एक में प्रॉब्लम आएगा या गलत अमाउंट बिठाया जाएगा तो बैलेंस शीट का मिलना नामुमकिन है। कंपनी मैनिपुलेट भी कर सकता है बहुत तरीके से और वो इंटरप्रिटेशन आप अगर ठीक तरीके से करें, डीपली कंपनी के बैलेंस शीट, पीएल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझे तो आप लोग अच्छे तरीके से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं और कंपनी का जो मैनिपुलेशन है उसे भी आप लोग पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट किया जाए या कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।